हेलो एवरीवन, दिस इज साहिब बिलाल एंड यू आर वाचिंग वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज हमारा 8वां लेक्चर है HTML सीरीज का। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइल पाथ। तो अब देखते हैं कि फाइल पाथ हम कैसे कहते हैं किसको, या फाइल पाथ होता क्या है। अ फाइल पाथ डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ फाइल इन वेबसाइट्स फोल्डर स्ट्रक्चर। वेबसाइट के फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर जो उसकी लोकेशन है कि वो किस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है, किस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बताता है ये फाइल पाथ कहलाता है। एज लाइक कि जैसे आपने आपको बताया था मैंने, जैसे ही हमने लिंक रिलेशन ऐड किया था, स्टाइल शीट ऐड की थी, तो उसके थ्रू हमने एक फाइल पाथ ऐड किया था href के अंदर। एसेट्स देन css देन styles डॉट css उस फाइल का नाम। अब ये इस फाइल की डायरेक्टरी है, इस फाइल की लोकेशन है, ये इसका फाइल पाथ है। सीएसएस की फाइल का पाथ, कंप्लीट पाथ ये है, ये इस कि हमारी फाइल जहां सेव है उसके साथ ही एक एसेट्स के नाम का फोल्डर है, देन सीएसएस की फाइल है, देन स्टाइल डॉट सीएसएस, उसके अंदर एसेट्स के फोल्डर के अंदर सीएसएस का फोल्डर है, देन सीएसएस के अंदर आगे एक फाइल है स्टाइल डॉट सीएसएस, तो उसको हम एक्सेस करते हैं। फाइल पाथ आर यूज्ड व्हेन लिंकिंग टू एक्सटर्नल फाइल्स। आपने कोई भी एक एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना तो उसके लिए हमें फाइल पाथ की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही हमने स्टाइल डॉट सीएसएस को के साथ लिंक किया था, ये एक एक्सटर्नल फाइल है। इसके अलावा हमने फेव आइकन लगाया था, तो ये भी एक एक्सटर्नल फाइल है, इमेज है जिसको हमने इंक्लूड की है अपने कोड के अंदर। फाइल पाथ आर यूज्ड व्हेन लिंकिंग टू एक्सटर्नल फाइल्स लाइक वेब पेजेस हैं। कोई भी आपका पेज हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप होम पेज के ऊपर हैं तो आपने शॉप के पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है, आपने अबाउट अस के पेज पे, आपने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है, तो आपने उस फाइल का प्रॉपर पाथ देना है। लिंक के अंदर से ही पता चलेगा कि फाइल कौन सी, हमने कोड में उसको बताया होगा, फिर फाइल यूआरएल के थ्रू उसको पता चलेगा कि ये किस फाइल को एक्सेस करना है। देन इमेजेस हैं, देन स्टाइल शीट्स हैं, देन जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट ये है कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम फ्रंट एंड पे कोई भी इवेंट्स परफॉर्म करवा सकते हैं। उसको इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। तो फाइल पाथ यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है द हेड। कि आपने अब हेड यूज किया, वो हेड चीज होती क्या है। कोड के अंदर आपने ये हेड का टैग इस्तेमाल किया था, हेड का एलिमेंट इस्तेमाल किया था। अब ये हेड है क्या चीज, इसको हम क्यों इस्तेमाल करना है, इसकी जरूरत क्या है। द हेड एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक एंड स्क्रिप्ट। कि आपके हेड सेक्शन के अंदर, हेड सेक्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि इसके अंदर हम ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम इंक्लूड कर सकें। अगर आप हेड का सेक्शन नहीं ऐड करेंगे तो भी आपकी ये फाइल्स भी इंक्लूड हो जाएंगी, आपका कोड भी चल जाएगा, लेकिन एक प्रोफेशनल मेथड होता है, कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करना पड़ते हैं, वो हमें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। द हेड एलिमेंट इज अ कंटेनर ऑफ मेटाडाटा एंड इज प्लेस्ड बिटवीन HTML टैग एंड द बॉडी टैग। के HTML का जो टैग और बॉडी टैग के दरमियान में हेड का सेक्शन, हेड का टैग इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ये जो टाइटल है, स्टाइल्स है, मेटा, लिंक और स्क्रिप्ट, ये चीज है क्या। टाइटल वही है कि जो हम पेज का टाइटल आपको बताते हैं कि हर पेज की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो ये आ गया। फिर उसके बाद लिंक रिलेशन आ गया, फेव आइकन इसके अंदर आ गया, ये हमारे पास स्टाइल शीट आ गई, सीएसएस की फाइल जो है वो सेक्शन के अंदर आएंगी। उसके अलावा जी ये है स्क्रिप्ट्स है, ये जीएस की फाइल है, तो जीएस की फाइल को हम हेड सेक्शन में इंक्लूड करते हैं। हेड सेक्शन में भी कर सकते हैं और फुटर के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा अगर स्क्रिप्ट हमारे पास है तो हम उसको फुटर के अंदर लोड करवाना चाह रहे हैं तो हम फुटर के अंदर लोड करवा सकते हैं। ये प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी के हिसाब से होता है कि समटाइम ये होता है कि हेड सेक्शन के अंदर हम वो वाली फाइल इंक्लूड करवाते हैं कि जो ऑल प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड होगी, और फुटर के अंदर हम ना मतलब हर पेज का फुटर थोड़ा डिफरेंट रखते हैं, ताकि किसी पेज का हमने किसी फाइल को एक्सक्लूड करवाना है तो वहां पे उस पेज के अंदर हम स्पेसिफिक उस फुटर को मेंशन नहीं करेंगे। देन आगे मेटा टैग्स हैं। अब मेटा टैग्स बेसिकली ये डिस्प्ले तो नहीं होते हैं, फ्रंट एंड को भी कमेंट्स डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन इसी तरह ये मेटा टैग भी डिस्प्ले नहीं होते। लेकिन मेटा टैग इज दैट मेटा डाटा इज अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। Metadata is not displayed. Metadata typically define the document title, character set, style, script and other meta information. मेटा के टैग इस्तेमाल होते हैं कि बेसिकली ये एसईओ के पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसकी जो जरूरत है वो इंशाल्लाह आपको आगे जाकर समझ आ जाएगी। थोड़ा सा मजीद थोड़ा सा एडवांस पढ़ लें, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मेटा हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर पेज का टाइटल डिफरेंट होता है, हर पेज की डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होती है।
जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल पे आप कोई भी एक टाइटल सर्च करते हैं तो उसके ऊपर टॉप के ऊपर कुछ रिजल्ट्स आते हैं। आप बाजू का देखेंगे एक ही वेबसाइट के 4-5 लिंक शो होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि उन 4-5 का टाइटल डिफरेंट है, डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने टैग्स सेम इस्तेमाल किए हुए हैं, जिसकी वजह से उनका जो लिंक है वो सेम फॉर्मेट के अंदर एक ही रिजल्ट्स के अंदर उनके एक से ज्यादा लिंक्स शो होते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेआउट। अब बेसिकली व्हाट इज लेआउट? लेआउट है क्या? वेबसाइट्स ऑफन डिस्प्ले कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम्स लाइक मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। अब मैंने एक रफ सा कोड, मैंने एक सैंपल बनाया हुआ है। आपने अभी इसको सिर्फ देखना है कि समझने के लिए कि लेआउट बेसिकली होता क्या है। लेआउट के अंदर है कि आपका हेडर का सेक्शन सेपरेट होता है, पर उसके बाद साइड बार लेफ्ट साइड के ऊपर या राइट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर या लेफ्ट साइड के ऊपर आपका साइड बार होता हो, तो उसके बाद फिर दरमियान में कंटेंट होता है उसके, और उसके बाद फुटर के दरमियान एंड पे फुटर होता है जिसके अंदर आपके फुटर के लिंक्स होते हैं। अब मैंने एक ये बनाया हुआ है, ये सीएसएस टेम्पलेट जो लेआउट है। अब इसके अंदर ये है कि ये आपका मेन, इसको टाइटल कर लें, बैनर कह लें कि आपको यहाँ पे टाइटल आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर साइड बार आपको शो हो रहा है, राइट साइड के ऊपर कुछ कंटेंट है। अब ये देखेंगे तो यहां से आपको आइडिया होगा कि बोल्ड कॉन्टेक्स्ट शो हो रहा है, दैट मीन यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका ये हेडिंग भी हो सकती है, या पैराग्राफ के अंदर हमने बी का टैग इस्तेमाल किया हो। अब ये तो इसका फॉन्ट साइज बता रहा है कि इसकी ये हेडिंग, ये एक पेज में एक हेडिंग मिनिमम H1 का जो टैग है वो लाजमी होता है। H1 एक से ज्यादा नहीं होता, मिनिमम एक H1 लाजमी होगा, वो पेज के टाइटल को डिस्क्राइब करता है। और उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे ये बता रहे हैं, इनका कलर बता रहा है कि ये लिंक्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम माउस लेके जा रहे हैं, इसके ऊपर हम माउस लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा जो पॉइंटर है वो हैंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके बाद ये फुटर यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये एक डिफरेंट लेआउट की एग्जांपल है। हर वेबसाइट का लेआउट ऐसा नहीं होगा, किसी का साइड बार राइट साइड के ऊपर होगा, किसी का बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे एक बटन शो हो रहा होगा, बटन पे क्लिक करेंगे तो साइड बार शो हो जाएगा, मेन्यू शो हो जाएगा। किसी का यहाँ पे मेन्यू आ रहा होता है, यहाँ पे लिंक्स आ रहे होते हैं। ये एक एग्जांपल है कि लेआउट कैसा हो सकता है। आज की हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिव। कि रिस्पॉन्सिव बेसिकली है क्या? Responsive web design is about creating web pages that look good on all devices. कि वेबसाइट जो है ये रिस्पॉन्सिव इज अ मेथड, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करने का मेथड है जिसके ऊपर आपकी ऑल स्क्रीन साइजेस, लाइक आपका डेस्कटॉप है, आपका टैबलेट है, आपका मोबाइल है, तो उसके बाद मोबाइल के भी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो व्यू आते हैं। इस तरह आपका टैब का व्यू है। उसके बाद अगर एलसीडी देखें तो एलसीडी के अंदर भी अब एलईडी का मतलब वो 32 इंच, 40 इंच, 50 इंच, वो इसमें इंचेस में चाह रहे हैं, और छोटे 17 इंच, 20 इंच, 25 मतलब इसी हिसाब से भी चाह रहे हैं। तो आपका सब स्क्रीन साइज के ऊपर आपकी वेबसाइट का लेआउट, आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो अच्छे फॉर्मेट करना शुरू। ये ना हो कि आपकी एक स्क्रीन के ऊपर आपका कंटेंट सही चल रहा है, दूसरी स्क्रीन के ऊपर उसका बड़ा गारा की हो जाए और चीज की समझ ही ना है कि हम देख कर रहे हैं या बना क्या रहे हैं। A responsive web will automatically adjust for different screen sizes and viewports. कि HTML और CSS की मदद से हम कंटेंट को ऑटोमेटिकली खुद ही बता देते हैं कि इसने किस स्क्रीन के ऊपर किस साइज के अंदर शो होना है, किस स्क्रीन के ऊपर इसकी कौन सा जो व्यू है, व्यू इसका क्या होगा, इसकी पोजीशनिंग क्या होगी, टॉप के ऊपर आएगा, मिडिल में आएगा, बॉटम में आएगा, राइट पे आएगा, लेफ्ट पे आएगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा, टॉप राइट कॉर्नर पे आएगा, बॉटम राइट लेफ्ट कॉर्नर पे, बॉटम राइट कॉर्नर पे। मतलब ये हमारी एक सेट, ये एक डेवलपर की मर्जी है। डेवलपर की मर्जी में इसमें कह रहा हूँ कि क्योंकि अगर डेवलपर को डिजाइन नहीं प्रोवाइड किया तो डेवलपर फिर डिजाइनर जो है वो फिर अपने माइंडसेट से एक वेबसाइट क्रिएट करता है। अब अगर उसके पास डिजाइन अवेलेबल है, वो फिग्मा का होगा, एक्सटी, उसके बाद फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट, मतलब किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो सकता है, तो फिर वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंटेंट किस लेआउट के ऊपर, कौन से मोबाइल की स्क्रीन साइज पे इसका लेआउट कैसा होगा और डेस्कटॉप के लेआउट पे स्क्रीन साइज पे इसका लेआउट कैसा होगा। समटाइम ये होता है कि हमारे पास सिर्फ डेस्कटॉप का डिजाइन होता है, मोबाइल का वो कहता है कि अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर दे, तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज अबाउट यूजिंग HTML CSS to automatically resize, hide, shrink or enlarge a website to make it look good on all devices, desktops, tablets and phones. कि आपने अपने कंटेंट को रिसाइज करना, मतलब हेडिंग 1 है, अगर आपने उसको उसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज करके 50 पिक्सल किया हुआ डेस्कटॉप के ऊपर,
मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा होगा उसका, तो इस वजह से फिर हमें टेक्स्ट का जो साइज है वो मोबाइल के ऊपर फिर अगेन कम करना पड़ता है। इस तरह किसी की पोजिशनिंग ये है कि दो कॉलम लेफ्ट और राइट में, जिस तरह मैंने आपको एक लेआउट दिखाया है कि लेफ्ट राइट पे आ रहे हैं। अब मसला ये है कि जो हमारी टैबलेट की जो स्क्रीन है वो सिर्फ इतनी ही होगी, टैबलेट में ये दोनों कॉलम एक ही लाइन में शो हो जाएंगे, एक ही रो में शो होंगे, तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन होगी ही सिर्फ ये ग्रे एरिया जितने, ठीक है। अब वहां पे ये दोनों कॉलम नहीं आ सकते, फिर उसके लिए हम ये करते हैं कि ये कॉलम हम टॉप पे शो कर देते हैं, ये बॉटम में, या उसको चेंज करते हैं, ये टॉप पे और ये बॉटम में हम शो कर देते हैं। अब इसकी मैंने एक एग्जांपल डाउनलोड की हुई है आप लोगों के लिए, वो मैं स्क्रीन आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, कि ये है जी आपका एक डिफरेंट जो लेआउट्स हैं उसके हिसाब से, कि यहाँ पे जस्ट आपकी अगर जब सबसे जो आउटर इमेज है डेस्कटॉप के ऊपर उसके ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे जस्ट एक इमेज शो हो रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक टाइटल शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप टैबलेट पे जाते हैं तो उसकी इमेज की हाइट कम हो जाती है, उसके साथ टाइटल देन नीचे टेक्स्ट शो हो रहा है। जब आप मोबाइल के ऊपर जाते हैं तो मोबाइल के ऊपर उसकी हेडिंग की जो हाइट है स्क्रीन तो वेट तो ऑटोमेटिकली कम हो रही है स्क्रीन की साइज की वजह से, अब हाइट भी कम होगी। अब मसला ये है कि अगर हम इतनी सी विड्थ के ऊपर हाइट ज्यादा शो करवाएंगे तो पिक्सल फट जाएगी। समटाइम ये होता है कि यार स्ट्रेच हो जाती है या उसके पिक्सल फटना शुरू हो जाते हैं, तो हमने उसको एक्यूरेट साइज के हिसाब से यूज करना होता है। फिर उसके बाद आपका टाइटल है, अब दोनों पर लेआउट है, डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन चीज अच्छी लगनी चाहिए। ये ना हो कि बाद में क्लाइंट को आपका जो यूजर है, जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत बैड चला। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज।